हमारी आपसे विनती है कि इस एपिसोड को लाइक करके यूट्यूब चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। आज के मेहमान खुसूसी और जनता दल यू यानी जनता दल यूनाइटेड के सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज स्पोक्स पर्सन पूर्व सांसद जनाब केसी त्यागी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप आएँ और अपनी बात रखें। मंच पर बैठे हुए सभी साथी, पत्रकार बंधु और सभागृह में भी उपस्थित सभी साथी, ये विषय बहुत बड़ा और लंबा है और इसके कई पहलू हैं और 10 मिनट में उसको बांध नहीं सकते आप। हमारे समाज में बहुत खराबियां हैं। अब जो मंच पे बैठे लोग हैं, जो मीडिया के लोग हैं और जो समाज के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनकी दो भूमिकाएं, या तो इसको और खराबी की तरफ ले जाएं या इसको ठीक करने का प्रयास करें। मैं इलियास साहब की बात को, हमारे सीनियर साथी हैं, उस बहस में नहीं जाना चाहता। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने गांधी जी का जिक्र नहीं किया। गोलमेज सम्मेलन जब होते थे, गांधी जी बिगाड़ने में थे नहीं, मैं आदर के साथ आप उनका जिक्र भी कर सकते थे कि वो बढ़िया थे। मैंने आपको टोका नहीं, वैसे माफ़ करना, ये असहिष्णुता है आपकी। गोलमेज सम्मेलन जब होता था तो राज्य रजवाड़ों में बटा हुआ हमारा समाज था। वो जाते थे, मैं बीकानेर का राजा हूँ, मैं कश्मीर का राजा हूँ, मैं हैदराबाद का हूँ, मैं अमुक जम्मू का अमुक जगह का हूँ। डॉक्टर अंबेडकर एक बड़े किरदार थे। वो कहते थे कि मैं भारत के दलितों की तरफ से रिप्रेजेंट करता हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना थे, या मुस्लिम लीग के दूसरे नेता थे, जो कहते थे कि हम इंडियन मुस्लिम्स की तरफ से आए। वाहिद एक इंसान था, महात्मा गांधी, जो कहता था कि मैं भारत हिंदुस्तान की तरफ से आया हूँ, इंडियन नेशन की तरफ से आया हूँ। तो उस मुल्क को, गांधी के मुल्क, उस मुल्क को बनाने में, और ऐसा नहीं है इलियास साहब, इतिहास हमने भी पढ़ा है, मुस्लिम लीग के नेता किन्हीं कारणों से पाकिस्तान मांग रहे थे। उनकी तकरीरें होती थी कि न जवाहरलाल की मेहरबानी है, और यहाँ तक तकरीरें होती थी न लॉर्ड वावेल की मेहरबानी है, अल्लाह मियाँ का हुक्म है कि पाकिस्तान बनेगा। उस पाकिस्तान में भी आधी से ज़्यादा आबादी ने गांधी के कहने पर जाने से इनकार कर दिया। जिन्ना की हार हो गई और गांधी जीत गया। ये बात भी हमें कबूल करनी चाहिए। ये सही है कि कुछ वायदा खिलाफी भी हुई। ये सही है जो वायदे मौलाना आज़ाद ने और गांधी जी ने इंडियन मुस्लिम्स के साथ किए थे। मुझको याद है अपने इलाके का, मैं पश्चिम यूपी का रहने वाला हूँ और मैं तकलीफ़ के साथ शेयर करता हूँ कि हमारे पुरखों ने ट्रेन में से निकाल के लोगों को लाए थे, मत जाइए, आप हमारे भाई हैं, यहीं रहिए, हर चीज़ की जिम्मेदारी हमारी आपकी इकट्ठी रहेगी। और ये भी सही है कि उन इलाके में मुजफ्फरनगर भी हुआ, जहाँ 1 लाख से ज़्यादा लोग अपने ही वतन में, गांधी के में, मौलाना आज़ाद के देश में बेवतन हो गए। ऐसा बुरा दिन भी आया, वादा खिलाफी भी हुई। लेकिन इन सब के बीच में से कोई रास्ता निकालना है। खराबी सभी जगह है। मैं पाकिस्तान गया हूँ, वहाँ इससे भी ज़्यादा खराबी। नेपाल में गया हूँ जो हिंदू राष्ट्र था, वहाँ इससे भी ज़्यादा खराबी है। बांग्लादेश किस राह पे जाएगा, वहाँ भी खराबी है। खराबी यहाँ भी है। यहाँ हिंदू के बीच में भी खराबी है। बिल्कुल ठीक कह रहे थे रतनलाल जी। जितना अपमान पिछले 3000 साल में, 4000 साल में जो भी हिंदुओं के उत्थान पतन का इतिहास है, समाज के जो कमज़ोर तबके हैं, जैसा हिंदुस्तान में हुआ तो शायद ऐसे कालों के साथ भी नहीं हुआ। वहाँ भी व्हाइट हाउस में जाके एक काला बैठ गया, ओबामा। यहाँ तो उससे भी ज़्यादा जात पात के आधार पर जुर्म जातियाँ होती हैं।
मुझे ऊना जाने का मौका मिला, कोई वजह नहीं है। हम ही जो हिंदू समाज के ठेकेदार हैं, उन्होंने ही एक आबादी को पशुओं की खाल निकालने का काम सौंप दिया। ये ना भगवान ने तय किया, ना अल्लाह मियां ने तय किया। जब पशुओं की खाल निकालने लगे तो खाल क्यों निकाल रहे हो ये कह करके उनको मारना शुरू कर दिया। फिर खाल जो है उन्होंने निकालनी बंद कर दी। पूरे इलाके में इतनी बदबू फैल गई कि खाल क्यों निकालनी बंद कर दी। तो इंसानों की खाल निकलनी शुरू हो गई और पशुओं की खाल निकलनी बंद होगी। ये हिंदुस्तान है। हमें हैदराबाद भी गए, जहां उस नौजवान के साथ जाती हुई, यूं ही शेड्यूल कास्ट के लड़के, कोई मुझे नहीं लगता है कि मैंने पार्लियामेंट में बोला, वो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट थी, कैसे हर मिनट में बलात्कार होते हैं, कैसे घोड़ों से उतारा जाता है, कैसे छेड़छाड़ होती है दलित महिलाओं के साथ वगैरह वगैरह करके, कितने लोग मारे जाते हैं दलित परिवार के, और कैसे कम शिक्षा के अभाव में 0.05% बच्चे जो हैं वो रिसर्च तक पहुंचते हैं। उसमें एक रोहित वेमुला होता है और एकलव्य की तरह से आप उसको भी मार देते हो। तो समाज तो बर्बरता में, असमानता में, क्रूरता में, कुछ और भी आप रतनलाल जी कहना चाहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इतना बर्बर है, अन्यायी है। और अपनों के साथ, मैं मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा, अपनों के साथ 3000 साल से 4000 साल से जो भी आपका तथाकथित गौरव का इतिहास है, गौरव का नहीं, उसमें एक कौम पूरी सर पे पखाना ढो रही है। मुझको कई बार वाल्मीकियों के मामले को लेकर के कई जगह जाने का मौका मिला है, आप कल्पना नहीं कर सकते। बरसात हो रही है, मैंने अपने गांव में देखा, मैं ये तकलीफें मेरी खुद की देखी हुई हैं, ये मेरी किताब की पढ़ी हुई नहीं है। बरसात है, अब से 50 साल पहले कल्पना कीजिए, ऐसे टॉयलेट भी नहीं थे, सर पे पखाना है, बरसात है, और वाल्मीकि महिला के सर पर पखाना रिस रहा पानी के साथ। ये हमारा समाज है कमियां खामियां। आंदोलन भी हो रहे हैं, बराबरी के लिए भी हो रहे हैं, और मुझे प्रसन्नता है इसमें। अगर समाचार पत्र के लोग ना हुए होते तो जो दलित उत्थान की बातें आ रही हैं, SC ST के लोगों में जो चेतना आ रही है, वो शायद नहीं आई होती। लेकिन उसके विरोध में वालिया की हत्या भी हो रही है, चंद्रशेखर जेल में भी है। तो ये काम भी तब होते हैं रतनलाल जी, जब समाज के अंदर प्रतिरोध की ताकत और शक्ति बढ़ती है, गुलामों में नहीं होती। वो जो गुलामी का दौर था, तब किससे कहानियां सुनने और देखने को नहीं मिलते थे। अब चूंकि दलितों में एक स्वाभिमानी तबका ऐसा पैदा हो गया जो रेजिस्ट कर रहा है, तो जुल्म भी बढ़ रहा है, इसलिए खबरें भी आ रही हैं। तो ये जिम्मेदारी कोई खाली पत्रकार तक छोड़ दो, ये समाज की भी है। आज जितना सामाजिक इंटॉलरेंस है, उतनी शायद कभी नहीं। बेवजह के सवाल हैं। मैं भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कोर्ट का मेंबर हूं पिछले 4-5 साल से। जिस दिन मैं गया तो मैं खैर कभी 74 में था पहली बार, हमारे मित्र आरिफ मोहम्मद खान उस ज़माने में अध्यक्ष थे। लेकिन अब जब मैं गया हूं तो मुझे पहले दिन पता था कि यहाँ जिन्ना साहब की तस्वीर लगी हुई है। सतीश गौतम भी इसी कोर्ट का मेंबर है। जाते हैं सबको पता लगता है। और कोर्ट की बैठक की में कभी ये सवाल नहीं आया कि तस्वीर क्यों लगी हुई है। वैसे भी इस्लाम वैसे भी बुत परस्ती के खिलाफ है, लगी है तो हटाई दो। आप तो बुत परस्त नहीं हैं, हम लोग तो बड़े भारी बुत परस्त। हमारे घर में 40-50 भगवान ना लगे तो रात को में नींद नहीं आती। कम से कम आप इस बीमारी से तो बचे हुए हो। इसलिए ये सवाल जानबूझ करके पैदा किए जा रहे हैं। और ये तकलीफ जो आजमी साहब आपकी है, ये समाज के हर समझदार आदमी की तकलीफ है। और पत्रकारों ने बाकायदा तकलीफ, बिल्कुल सही है अगर किसी नौजवान की है तो। दंगे होते हैं। मुझे अपने 40-45 साल के राजनीतिक जीवन में दर्जनों बार, जरा पानी देंगे, दर्जनों बार दंगों में जाने का मौका मिला है। मैं उस कस्बे का रहने वाला हूँ, मुरादनगर का,
जहां मलियाना से लाकर के 70-80 लोगों को मेरे शहर मुरादनगर नहर के किनारे मार करके नहर में फेंक दिया गया था फॉर नो रीजन। लेकिन यह बात भी अखबार वालों ने निकाली और एक ईमानदार पुलिस अफसर ने, अखबारों में आई और फ्रंट पेज की तस्वीरें बनी, बड़ी बड़ी तस्वीर। लेकिन आज जरूर मैं ये तकलीफ के साथ कहना चाहता हूँ, सब समाज भी सिकुड़ गया है और राजनीतिक दल भी असंवेदनशील हो गए हैं। और पत्रकारिता, मैं कमीशन नहीं कहूँगा, कमीशन तो उनकी इज्जत बढ़ाने वाला काम है, इससे तो उनका सम्मान बढ़ता है और उनकी जेब भी मोटी होती है। वो अमानवीय हो गए, वो इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं हैं। कुछ पत्रकारों की ऐसी फौज पिछले कुछ दिनों में पैदा हुई। पशु की भी आंखों में आंसू आते हैं घटनाक्रमों को देख करके। हम गांव में हैं, हम खेती पेशे वाले हैं। हमारे पशुओं के जो बच्चे थे जब मरते थे 2-3 दिन तक पशु खाना नहीं खाता था और हम शाम को दावतें खाते हैं इंसानियत की हत्या के बाद। तो ऐसा समाज भी बन गया है। लेकिन इसमें ना तो रोने से काम चलेगा, ना डिस्प्रोपोर्शनेटली प्रोपगेट करने से काम चलेगा। सबको मिलकर के एक रास्ता निकालना है और ऐसी सोच के लोगों को कमज़ोर करने का प्रयास करना है। जो भारतीय समाज में जो असहिष्णुता पैदा हुई है, जो इंटॉलरेंस बिल्डअप हुई है, उसको टॉलरेंस में बदल दीजिए। आप जीत जाओगे, वो हार जाएंगे। आखिर आपका पक्ष भी इतना कमज़ोर क्यों हो गया? गांधी क्यों कमज़ोर हो गया? मौलाना आज़ाद क्यों कमज़ोर हो गए? और नेहरू को भी, जिस जवाहरलाल नेहरू की बदौलत मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था कश्मीर, राजा हरि सिंह, अब इतिहास किस किस को बताएंगे, हम तो पागल ही हो जाएंगे एक एक आदमी को बताते हुए। महाराजा कश्मीर राजा हरि सिंह की वजह से कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बना 15 अगस्त 1947 को, बट फॉर राजा हरि सिंह अलोन। इल्ज़ाम यह है कि शेख अब्दुल्ला जो है वो पाकिस्तान का एजेंट है। उसने क्या किया राजा हरि सिंह ने? कश्मीर की रियासत के मामले में लियाकत अली को भी चिट्ठी लिख दी और जवाहरलाल को भी कि ये मेरा 5 सूत्री प्रोग्राम है, जो मानेगा मैं उसके साथ जाऊंगा। आपको ताज्जुब होगा कि वो लियाकत अली ने मान लिया। बड़ा संकट पैदा हो गया। राजा हिंदू, उसकी आवाम मुसलमान, और पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है उसकी बात मान लेता है। सिर्फ और सिर्फ शेख अब्दुल्ला की वजह से हिंदुस्तान का हिस्सा है आज कश्मीर, सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की वजह से। वो जेल में है, जवाहरलाल उसको छुड़वाने जाते हैं, वो जेल से छूटते हैं, जिन्ना साहब श्रीनगर जाते हैं, वो कहते हैं नहीं, आप थियोक्रेटिक स्टेट बना रहे हो। मैं सुनने वाली बात है, मैं महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के सेकुलर इंडिया में रहूँगा, मैं जिन्ना के थियोक्रेटिक स्टेट में नहीं रहूँगा। लेकिन आज उनके भी दिल तोड़ दिए हम लोगों ने। आज अगर कई लोगों के मन में खराबी आती है, मैं खराबी मानता हूँ दिल टूटने के बाद, तो ठीक है, उनकी तकलीफें सही हैं। इस दिन के लिए शेख अब्दुल्ला नहीं कश्मीर को हिंदुस्तान में लाए थे कि आप उनके जवान बच्चों की आंखें फोड़ दो। आर्मी का हेड बयान दे दे कि अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के बच्चों के लिए, कि नहीं हम तुम्हें ठीक कर देंगे। तो ये जो असहिष्णुता समाज में फैली, ये जो अन्याय फैला, ये जो तकलीफ फैली, गैर बराबरी फैली, अब इसके 2 रास्ते हैं। या तो इसको और ख़राब होने दी, लेकिन हमारे पुरखों ने खून पसीना बहा करके, शहादत दे करके, भगत सिंह 23.5 साल के नहीं थे जब उनको फांसी लगी थी, 23.5, सुखदेव, राजगुरु वगैरह वगैरह वगैरह, अशफाकुल्ला। तो उनकी शहादत को या तो खराब हो जाने दें या फिर उठें और सब अपने अपने दायित्व को निभाएं, चाहे सिविल सोसाइटी के लोग हों, क्या पत्रकार हों। और पत्रकारों में भी एक बड़ा हिस्सा मैं मानता हूँ, जैसा आपका समाज है वैसे ही पत्रकार हो गए। समाज कैसा आपका? दंगा कश्मीर में हो रहा है और पहलू खान जो है नूह में मर रहा है।
रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ जाती म्यांमार में हो रही है, और अखलाक की जान दादरी में जा रही है। वहाँ लोगों को बाहर से पता लगा कि फ्रिज के अंदर गाय का मांस रखा हुआ है बगैर स्क्रीनिंग के। तो ये खराबियां हैं, और इन्हीं खराबियों की वजह से समाज आज आंदोलित है। दलितों के सरोकार भी हैं, पिछड़ों के भी। एक भी जिनकी 25% आबादी है उनका एक जज नहीं है। अभी एक फैसले में भंवरी देवी कांड हुआ, मेरे पत्रकार काबिल दोस्त बैठे हुए हैं, तो उसमें एक ब्राह्मण लड़के को सजा होती है। जब बड़ी अदालत में फैसला जाता है तो जज का फरमान है कि ब्राह्मण दलित लड़की के साथ कैसे बलात्कार कर सकता है। हम तो इनको छूना भी पसंद नहीं करते। ये भंवरी देवी हत्याकांड में बलात्कार में हम सब लोगों ने देखा फैसला। SC/ST एक्ट वाला हुआ, हम लोगों ने VP सिंह जी के साथ, हम भी थे और आजमी साहब भी थे, हम लोगों ने दलित एक्ट को मजबूत बनवाया। अब उसको डाइल्यूट किया जा रहा है। क्यों? अगर 2-3 जज भी सुप्रीम कोर्ट में होते ऐसे तो कहते नहीं। आप हिंदुस्तान की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, सोशोलॉजी है, उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हो। अब आपके एक्सप्रेस में मैं पढ़ता रहता हूं, जो सजा देने का सिलसिला है वो इतना कम है, चाहे वो दलितों का हो या महिलाओं का भी हो। निर्भया कांड के बाद हम सोचते थे कि सिविल सोसाइटीज की सेंसिबिलिटीज जो हैं हर्ट हुई होंगी, मोमबत्ती लिए हम रोज खड़े रहते थे। निर्भया कांड के बाद बलात्कारों में वृद्धि आई है। इससे ज्यादा शेमफुल बात कुछ हो सकती है क्या? और निर्भया से कम उम्र की लड़कियों के साथ जाति करने का सिलसिला बढ़ा है। कैसा समाज है भाई? कहां से आए हैं लोग? ये आखिर कैसे 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने की बच्ची के साथ सिर्फ इसी मुल्क में ये काम हो सकता है, दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। तो आप तो अफ्रीका से भी और उगांडा से भी, नाइजीरिया से बुरी सोसाइटी हो जो आपके यहाँ सारे काम होते हैं। लेकिन पहले भी नहीं था। वैसे सांप्रदायिक दंगों में अखबारों के एक तबके का एटीट्यूड अच्छा नहीं था। मुझको याद है, मैं मुलायम सिंह यादव जी के साथ था जब मुलायम सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते हुए कार सेवकों पर गोली चली थी, और मैं पार्लियामेंट में भी था उस दिन। तो 2-3 अखबार हैं उत्तर प्रदेश के जिक्र करना अपने लिए मुसीबत मोल लेना है। उन्होंने 17 जो अयोध्या में मरे थे कार सेवक, उनको 1700 लिख दिया। और पार्लियामेंट में जब ये सवाल आया तो चंद्रशेखर जी उस समय प्रधानमंत्री बन गए थे, VP सिंह जी हट गए थे। उन्होंने कहा मैं अभी 5 मिनट में इस्तीफा देता हूं, अगर 18वां कार सेवक मरा हुआ हो उसका नाम दीजिए मुझको। ना अटल जी ना अडवाणी जी, क्योंकि 18वां कार सेवक मरा नहीं है, नाम कहां से देंगे। लेकिन सरयू नदी का रंग लाल हो गया था, जमुना काली हो गई थी, गंगा पीली हो गई थी, ये भाषण हो रहे थे उस जमाने में। और ये घटना मैं बता के अपनी बात खत्म करूंगा, चूंकि चिट्ठी ना दी मुझे तो आप अच्छा ही है। जब ये कांड हुआ है जिसमें मुलायम सिंह यादव ने अपने प्रयास किए थे बाबरी मस्जिद को बचाने के, ये खबर सुन के पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर, मेरे पास अखबार की कटिंग है और सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, 2-3 हज़ार का जुलूस वहाँ हिंदुओं के मंदिर तोड़ने के लिए ढाका में कूच करता है। उसमें भी 12 लोग मारे जाते हैं। और बांग्लादेश की सरकार यहाँ की हुकूमतों की तरह से सेकुलर गवर्नमेंट नहीं मानी जाती थी। तो यहाँ अगर हम मस्जिद की हिफाजत करते हैं तो फिर कहीं मंदिर की हिफाजत होती है। अगर हमारे हुक्मरान ये भी सोच लें तो काफ़ी सारे मसाइल हल हो जाए। लेकिन ये ख़राब दौर है, इसमें ना अफसोस करने से कुछ काम चलेगा, सबको अपने अपने फ़र्ज पूरे करने पड़े। बहुत बुरा दौर है, बहुत ही बुरा। मैं तो अपने उम्र मेरी है 70 के आसपास, लेकिन 40-45 सालों से मैं राजनीतिक जीवन में हूँ। मैंने ऐसा खराब दौर देखा ही नहीं है। सभी के लिए, अखबार वाले हैं,
इनसे कहा गया था भी थोड़े से झुक जाओ, ये लेट गए। हुकूमत ने कहा कि थोड़े झुक जाओ, और ये झुके पहली बार नहीं है। मैं आपातकाल में इमरजेंसी में जेल में रहा हूं, ये तो कलाबाजियां खाने लगे। एक तो कुलदीप नैयर साहब निकले और 2-4 लोग और निकले, बाकी मुखबरी कर रहे थे पत्रकारों की। वो भी दौर था, कितना बुरा दौर था वो। मेरा ये कहना है, क्योंकि सब विद्वान लोग हैं, ये कोई पॉलिटिकल तकरीर नहीं है, जब वो दौर नहीं रहा तो ये दौर भी नहीं रहेगा।